हेलो फ्रेंड्स। तो हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने एक नए सेशन में और महासंग्राम का ये चौथा सेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महासंग्राम प्रश्नों के सीडीपी के प्रश्नों का महासंग्राम, इसमें आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए प्रश्नों का एक महासंग्राम जो सीरीज चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बस 30 प्रश्न किया था और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने उस वीडियो को रोक दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं उससे आगे का प्रश्न और आज के भी सेशन का प्रश्न करेंगे इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं महासंग्राम के प्रश्नों का ये सीरीज का आज का चौथा सेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 131 से। हो सकता है इसमें प्रश्न का जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें प्रश्न से मतलब है, सीरियल से कोई मतलब नहीं है, सीरियल नंबर से। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था प्रारंभ कब से होती है? किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़े से जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे ताकि बहुत सारे प्रश्न आज कर पाए, क्योंकि कल का कुछ छूटा हुआ प्रश्न है वो भी आज हम कवर अप करने का कोशिश करेंगे। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने 30 प्रश्न करके ही वो सीरीज छोड़ दिया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी तबीयत भी है, इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें जो मेहनत करते हैं उसका भी थोड़ा सा हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, ताकि आप कमेंट जरूर करें एक वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जो भी आपको कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत की आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 132। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। और यह आदत क्या कहलाती है? ऑप्शन है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत। तो अगर कोई बच्चा दूसरों के प्रति क्या दिखाता है? सहानुभूति दिखाता है, तो ये क्या होता है? ये होता है भावना संबंधित आदत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 133। अब अगले सेशन से हम शुरू करेंगे इसी के अगले सीरीज में, मतलब इसका ये चौथा सेशन है। इसके बाद हम अगले देखेंगे जहाँ से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल पाते हैं, वो प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हम उठाने का पूरा कोशिश करेंगे। 30 या 60 जो भी हो जाएगा, सीटीपी के, ईवीएस के जो भी प्रश्न होंगे वो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर हमारे वीडियो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 133। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या फिर इवान पावलोव। तो किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल रोजर्स ने दिया था क्या? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 133 नंबर का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 134 और प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है फ्रायड, पियाजे, फ्रोम या एरिक्सन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिक्सन ने क्या मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135 और प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व, ये अस्थायित्व लिखा है, वस्तु अस्थायित्व, ठीक है, यहाँ अस्थायित्व है, कि विकास को समझने में सहायता की थी? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दिमाग में, बच्चे के दिमाग में छाप बना लेना। वो किस एज में होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ये किस एज में होता है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं। ये होता है किसमें? ये होता है शैशवावस्था में। याद रखना है, बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण कब विकसित होने लगता है? ये होता है शैशवावस्था में। अगर आपको ये याद हो गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये शैशवावस्था में होता है, ताकि आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएगी। लिखना है वस्तु अस्थायित्व का गुण शैशवावस्था में होता है, इतना कमेंट करके हमें बताना है। चलिए अगला, ये गुण किसने दिया था? ये प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है क्या पियाजे, फिन्स्टिंगर, एरिक्सन या बैलक। तो किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए, जीन पियाजे साहब ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इसे बहुत सारे, अभी आज हमने
पेपर 10 यानी 10 तारीख का पेपर जो आज एग्जाम हुआ है उसका हमने एनालिसिस किया है, ठीक है। 10 तारीख का नहीं, मतलब हाँ कल के पेपर का हमने एनालिसिस किया है, 10 तारीख के पेपर का, ठीक है। आज तो 11 तारीख है, 10 तारीख के पेपर का हमने एनालिसिस किया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं दिखा तो वो भी देख ले। क्या कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इन सबसे भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये करके जाना है एग्जाम में। साथ ही एनसीएफ 2022 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एनईपी 2020, एनईपी यानी नई शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 से कल के शिफ्ट में यानी 10 जनवरी के शिफ्ट में परख नामक योजना एक शुरू की गई थी, ठीक है। परख इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। ये एनईपी 2020 का प्रश्न है। साथ ही एनसीएफ 2005 आपको बिल्कुल करके जाना है। एनसीएफ 2005 अगर आप एग्जाम है आज कल परसों जब भी एग्जाम है या आने वाले समय में एग्जाम है तो ये चीज़ें आप करके जाएं। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, आरटीई 2009, एनईपी 2020, ये सारे तो देखने ही देखने आपको। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये सारे चोमस्की साहब से पूछे गए हैं। वैन हिले मैथ में वैन हिले सिद्धांत से पूछे गए हैं। ये आपको करके जाने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको पूछे जा रहे हैं, बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाथी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्लोथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चित्रकला से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नृत्य से पूछे जा रहे हैं, भाषा से पूछे जा, ये सारे आपको करके जाने हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला तो ये किसने दिया था, ऑप्शन ए हो गया। ये वस्तु अस्थायित्व का गुण का किसने विकास किया था, तो ये किया था जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इनकी एक पुस्तक आई थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, कब प्रकाशित हुई थी, 1923 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कब, 1923 में, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। साथ ही इन्होंने अवस्था का सिद्धांत दिया था जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत दिया था, अवस्था का सिद्धांत, या इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने बच्चे के विकास की किसने अवस्था दिया था, तो इन्होंने 4 अवस्था दिया था। कौन कौन सा अवस्था था, तो देखिए एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा। बस आपको करना क्या है कि हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो कितनी अवस्था दिया था, 4 अवस्था। कौन कौन था, पहला था शैशवावस्था, कितने 0 से 2 साल की उम्र को इन्होंने शैशवावस्था कहा था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कितने साल की अवस्था को कहा था, तो 2 से 7 साल की अवस्था को कहा था। अगला कहा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल की अवस्था को कहा था। और चौथा और अंतिम था हमारा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और कितने को कहा था, तो 11 से आगे या 11 से 15 साल की अवस्था को इन्होंने कहा था। तो जीन पियाजे साहब ने बच्चे के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था, जो अभी हमने डिस्कस किया। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 136। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, तो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। बच्चे का ये सभी विकास किसके द्वारा, विद्यालय द्वारा प्रभावित होता है, मानसिक हो, सामाजिक हो और संवेगात्मक हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। मैंने उल्टा पढ़ दिया था, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, ठीक है। उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है तथा बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है। परा अहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या फिर वस्तु अस्थायित्व। तो क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी, सजीव चिंतन की ओर केंद्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 138 और प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। ऑप्शन है कुनरेड, लॉरेंज, क्लार्क हल, केनेडी हार्नी या फिर सीजी यूंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किरेन हार्नी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 139, ठीक है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। जन्मजात, बच्चे में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा था, बच्चे में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, LAD, ठीक है। लैड की चर्चा कौन करते हैं, तो ये करते हैं नोम चोम्स्की साहब। तो इसका आंसर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे
क्या देखना है, सिर्फ इन्होंने किसकी, बच्चे की सार्वभौमिक क्षमता, सार्वभौमिक गुण जन्मजात होती है, इसकी चर्चा किसने किया था, तो ये किया था चोम्स्की साहब ने। इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी के साथ हम लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 140 और देखते हैं क्या कुछ इसका आंसर हो सकता है। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्न में से किस संप्रदाय की व्यक्ति कर रहा है, सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता या फिर वस्तु अस्थायित्व। तो बच्चे में कौन सा गुण है, बच्चे में सजीव चिंतन का गुण है। वो ये नहीं जानता कि कौन सजीव है कौन निर्जीव चीजें है, वो सबके बारे में बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 141। ठीक है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रस्तुति। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 141 का प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक प्रश्न छूटा है क्या, नहीं, ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न नंबर 142 की तरफ। ठीक है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार को अंत वस्तु का निर्धारण करती है, ये किसने कहा था। ऑप्शन है फ्रायड ने, वुंट ने, पियाजे ने या वहाप ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वहाप, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा 143 नंबर। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। ऑप्शन है अंकगणितीय, सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रमूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन प्रति है कौन सा बच्चे हेतु, तो यह है चित्रपूर्ति, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 144। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो का जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 144। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अभी हमने बताया जीन पियाजे ने कितने अवस्था का सिद्धांत दिया था, 4 दिया था। कौन कौन था, शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या 11 से आगे की अवस्था, 11 से अधिक की अवस्था। तो जीन पियाजे साहब के अनुसार हमने अभी आपको बस 2-4 प्रश्न पहले हमने बताया था और साथ ही एज लिख के बताया था। तो अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि ये चीज़ें आपको भी याद हो जाए। आपको हमेशा के लिए अगर आप जो चीज़ें लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आप कमेंट करके बताएं। साथ ही इसका आंसर मैं भी आपको बताता हूँ क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ये किसके मुताबिक है, तो जीन पियाजे साहब के मुताबिक है। उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, 1923 में प्रकाशित हुई थी, 1923 में लिखा था। तो ये लिखा था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। आप किताब का नाम भी कमेंट करके बताएं ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 145। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। कौन सा, ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो हम ए को लॉक करेंगे और चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा प्रश्न 146। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की। ऑप्शन है भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना। ऑप्शन है पियाजे, यूंग, वाइगोट्स्की या फिर सापिर होप। तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, यानी सापिर होप साहब के साथ चला जाएगा। चलिए जानते हैं सापिर होप साहब के बारे में, इन्होंने और क्या कुछ कहा था और क्या है इनका पूरे लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं। होप, इस परिकल्पना को सापिर होप परिकल्पना कहते हैं। सापिर होप की प्रथम परिकल्पना है कि इसके अनुसार भाषा विचार को निर्धारित करती है और भाषीय वर्ग वक्ता के संज्ञानात्मक वर्ग को सीमित करती है, ये उन्होंने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सापिर होप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 147। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। तो ए
बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर, सीन, डार्विन या फिर स्टर्न ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन ने लिखी है। क्या? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 148 और प्रश्न है किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किसे, क्या है प्रश्न? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है स्टेनले हॉल, गिरिसन, गैसल या फिर थॉर्नडाइक। तो किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा 149 प्रश्न नंबर। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है ऑप्शन डी, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले और 150वें नंबर प्रश्न की तरफ। 150वां नंबर प्रश्न है हमारा कि प्राक संक्रियात्मकता अवस्था कौन सी है? जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, फिर 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, प्राक नहीं है, ये पूर्व है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, प्राक गलती से टाइप हो गया है। क्या है? ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से जीन पियाजे के मुताबिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 24 माह या फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष से आगे। तो क्या हो जाएगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी हो गई? 2 से 7 वर्ष, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 161। ये प्रश्न का नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, प्रश्न का नंबरिंग यहाँ 150 है और फिर आगे हो गया है 161। तो प्रश्न का नंबरिंग थोड़ा सा गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें प्रश्न के नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रश्न से मतलब है। करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 161। ठीक है, चलिए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र किससे हमारी मदद करता है? तो ये दबाव से निपटने में मदद करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षा तंत्र आप पे कोई दबाव नहीं बना सकता अगर आपके पास रक्षा तंत्र मजबूत है तो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 162। क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन या फिर विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 163 और प्रश्न करता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, या फिर बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या सब सही है, ये बताना है। तो क्या होगा? जिस भी हमने प्रश्न में कहा था कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कैसा प्रश्न है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 164। प्रश्न करता है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। कोई शिक्षिका है क्रिस्टीना, वो अपनी कक्षा को क्या क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। आपको बताना है यह किस ओर संकेत करती है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए सीखना, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने को आकलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 165 और देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उपकरण नहीं है? ये बताना है कि रचनात्मक आकलन के उपकरण कौन सा नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्त कार्य। तो कौन सा नहीं है? हमने इससे पहले एक सेशन किया है, उसमें हमने अपने अनुभव और
कुछ ट्रिक्स का आपने ट्रिक्स बताया है, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो जरूर देख ले, उससे आपके 10 से 15 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। 10 से 15 नंबर उस ट्रिक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उपकरण नहीं है, निगेटिव के लिए कौन सा होगा, निगेटिव वर्ड होगा। मौखिक प्रश्न ये पॉजिटिव वर्ड है, प्रश्नोत्तरी और खेल पॉजिटिव है, दत्त कार्य पॉजिटिव, कौन सा निगेटिव है, तो ये सत्र परीक्षा निगेटिव है। या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निगेटिव के लिए निगेटिव। 165 का बी इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 166, और 166 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, किसमें होता है, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। तो सबसे अधिक गहन मतलब एकदम अंदर तक कर सकते हैं, और जटिल समाजीकरण किसमें होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए, किसमें, किशोरावस्था के दौरान होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 167। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो आनुवंशिकता को कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है, तो आनुवंशिकता को स्थिर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। मैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168 प्रश्न नंबर है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आश्रित है या आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है, किससे, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, या फिर संज्ञानवादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 169, यानी 169। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संज्ञानात्मक विकास का। तो किसका हिस्सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणाओं का विकास, ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 170। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में, एवं या बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी यानी सभी विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछा आपको, कौन सा नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसके अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, या फिर निरंतरता। तो मानव का विकास अनुक्रमिकता, एक क्रम से चलता है बिल्कुल, समान से विशिष्ट की ओर चलता है बिल्कुल चलता है, निरंतरता मतलब लगातार भी चलता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती, ये नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी मैंने ए लिख दिया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 172, और हमने इसकी चर्चा इस सीरीज में, मतलब इस सेशन में हमने कितनी बार कहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है। हमने कई बार इस प्रश्न में बताया, 2-3 बार ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आए हैं, अलग अलग प्रश्न आए हैं, लेकिन रिलेटेड किससे थे, पियाजे से। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे साहब ने दिया था। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के। 1923 में कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी थी। ये आपको रट्टा ही मार जाना है, ये आपको 3 से 4 नंबर दिला के जाएंगे, जीन पियाजे साहब, वाइगोस्की साहब, कोहलबर्ग साहब, कोहलर साहब, ये सारे। ठीक है, और नोम चोम्स्की साहब भाषा के लिए, साथ ही वैन हिले साहब किसके लिए, मैथ के लिए। ठीक है, तो कितनी अवस्था दिया था, तो इन्होंने 4 अवस्था दिया था। ज़्यादा कुछ बचाने के लिए जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको याद हो गया होगा, 4 अवस्था दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉक करते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शिक्षा में मनुष्य अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी स्किनर, सी पेस्टालॉजी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा
कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। ये किसने कहा था? तो ये क्या था? स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अच्छा, एनसीएफ 2005, ठीक है, किसकी? एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सीटेट की तैयारी बढ़िया से कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 174। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, चलिए। बिग व हट के अनुसार डांस की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 175। प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किस एज में, किस बुद्धि लब्धि में किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि, समान से अधिक बुद्धि, समान बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। हमने आपको बोला था, हमने बुद्धि का चैप्टर किया था, ठीक ना? क्या बुद्धि का? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बुद्धि, वो एक बार आप वो बुद्धि का वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा बुद्धि से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो जरूर देख ले। तो जिसमें भी बुद्धि लब्धि यानी IQ 105 होगा वो किस में जाएगा? हो जाएगा समान बुद्धि में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा समान बुद्धि। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 176। प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था ये बताना है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, शारीरिक, नैतिक या फिर गामक। तो कोहलबर्ग साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था ऑप्शन सी, नैतिक का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177 177। प्रश्न है हमारा कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। क्या सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ चर्चा का विस्तार या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो क्या निर्देशित करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए, स्व अधिगम मॉडल करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 178। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कैसे? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या ये सभी हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? एक कक्षा में अलग अलग रुचि के बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सीखने के अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, अलग अलग सीख सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अलग अलग चरित्र के भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर प्याजे साहब आ गए। प्याजे आपको 3 से 4 नंबर दे के जाएंगे, तो प्याजे को बिल्कुल डिट्टो पढ़ ही लेना है, एक एक लाइन प्याजे के बारे में पढ़ लेना है। चलिए, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए, और संवेदी पेशीय तो बच्चा इसमें तो दूसरों पर, माता पिता, घर परिवार पर निर्भर रहता है, इसमें तो कुछ खुद से कर ही नहीं पाता। संवेदी हो गया शैशव अवस्था। ठीक है, तो इसमें बच्चा कर ही नहीं पाता। पूर्व संक्रियात्मक यानी कार्य करने की, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रिया मतलब कार्य करने, तो पूर्व मतलब पहले, तो कार्य करने की पहले की अवस्था है, तो इसमें कुछ हो। मूर्त मतलब जो चीज़ें सामने है उसे देख कर नहीं करेगा। तो जहाँ अमूर्त चिंतन की बात हो, इसमें क्या करता है बच्चे? मूर्त में जो चीज़ें सामने है उसे देखकर कोई काम करता है। तो लेकिन अमूर्त चिंतन की स्तर बात कर रहा है। अमूर्त स्तर पर चिंतन कब शुरू करता है? तो वो कब करेगा? जब अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी लॉक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180। ठीक है, बोर नहीं होना है, बिल्कुल सटीक तरीके से आपको सीधा सीधा प्रश्न कराया जा रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना है हमारे साथ। अगर एक बार आप देखते देखते बोर हो गए तो फिर आप बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो बस देखते रहना है प्रश्न को और आपको सुनना है और साथ ही आंसर कमेंट करके आपको हमें बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 180 नंबर। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? आप सब जानते हैं, कौन सा सीखेंगे तो हम अस्थायी हो जाएंगे। आप भी
अपने ज़िंदगी में अनुभव कर रहे होंगे कि क्या सीखते हैं हम हमेशा लगभग याद रह जाता है। रटकर नहीं, रट्टा मारेंगे 2 दिन में भूल जाएंगे। सुनकर कोई चीज़ें सुनते हैं 2-4 दिन याद रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो देखकर हम देखते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ा देर बाद भूल जाएंगे। तो क्या आपको याद रहे, जो चीज़ हम समझ कर कोई काम करते हैं तो वो क्या रहता है, हमें हमेशा याद रहता है, वो अस्थायी ज्ञान हो जाता है। तो ये नॉर्मल लाइफ की ज़िंदगी से अभी आप जोड़ के सीटेट का एग्जाम देते हैं तो भी आप बहुत बढ़िया नंबर से पास कर जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि समझकर कोई चीज़ हम करते हैं तो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है या फिर वो अस्थायी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है। देखिए एक ही प्रश्न से कितना, एक प्याजे साहब से कितना सारा प्रश्न आया है इस सीरीज में, ठीक है। ये पूरे सीरीज को मिला के देख लें, अभी 4 वीडियो आ चुके हैं। इस चारों वीडियो में बहुत सारे आज के ही बात करें तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं जीन पियाजे साहब से। इसी तरह आपके एग्जाम में भी जीन पियाजे साहब से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं, कोलबर्ग से भर भर के आ रहे हैं, वाइगोत्स्की साहब से भर भर के आ रहे हैं, और वैन हीले से आ रहे हैं, साथ ही चॉम्स्की साहब से आ रहे हैं। तो ये सभी आपको पढ़ ही लेने हैं, पूरे डिट्टो, पूरे लाइन के लाइन पढ़ लेने हैं, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से आगे की अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 से बाद की अवस्था को औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 182। प्रत्याक्षमक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया, मोंटेसरी, मारिया, इडोवर्ड या फिर बिनोट ने। तो ये किसने किया था, ये किया था मोंटेसरी ने, यानी मारिया मोंटेसरी ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 183। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, कौन सा विकार है, भाषा अवबोधन से। पठन वैकल्य जो पिछले बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें वैकल्य की चर्चा किया था, ठीक है। पहले पठन अक्षमता देता था, पिछले बार से ऑनलाइन एग्जाम के समय से वैकल्य कर दिया है, इसलिए वैकल्प लिखा गया है। पठन वैकल्प यानी डिस्कैलकुलिया, वाक संबंध रोग यानी एस्पीसिया, भाषाघात यानी एफेक्सिया और फिर चलाघात यानी एप्रेक्सिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाघात, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है, भाषाघात, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हार्निक के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, और क्या होगा इसका ऑप्शन, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हारने के अनुसार मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय किसमें होता है, ये होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 185 है, ठीक है। प्रश्न है कि बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, कौन सा आधार है, बालक के विकास का जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें क्या आधार उन्होंने लिख दिया है। मनोविश्लेषण का विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे साहब ने, फिर से जीन पियाजे से वही क्वेश्चन है कि जीन पियाजे साहब ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जीन पियाजे साहब ने क्या दिया था, तो जीन पियाजे साहब दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या उसको अवस्था का सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 186। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है, ये किसने किया है। तो इसका ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सार्टेन, हल और शेरमैन ने। तो ये किया है ऑप्शन बी, सार्टेन ने। क्या है, ऑप्शन बी सार्टेन के साथ जाएगा, ठीक है। 86 का ऑप्शन नंबर बी सार्टेन के साथ सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 187, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न हमारा कहता है, डैंस ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है, किसने दिया है। ऑप्शन है मोंटेसरी ने, सेगुइन ने, बर्क ने या फिर बिनेट ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रयोग किसने किया था। ये डबल प्रभाव लिखा गया है, व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग, ये गलत है, ठीक है, यहाँ से ये नहीं होगा, का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है टर्मन ने, मोंटेसरी ने, सेगुइन ने या बर्क ने। तो किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन ए, टर्मन साहब ने किया था, ठीक है। किसने, टर्मन साहब ने किया था।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 189। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया या फिर बोलना शुरू करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंख हाथ संबंधन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक विकास शुरू करता है? आंख हाथ संबंधन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180 और प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, दैहिक, सामाजिक या फिर मनोसामाजिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैहिक। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 181। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्टेनली हॉल, प्रियर, स्यून या फिर वाटसन। तो किसको कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता ऑप्शन ए स्टेनली हॉल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए के साथ इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 182। ठीक है, चलिए चलते हैं। नंबरिंग गलती हो गया प्रश्न का, कोई बात नहीं, हम प्रश्न कर रहे हैं, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर संरचनावाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 183। कल यानी 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से, जैसे सीसीई का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, सीसीई, तो सीसीई का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके भी लिख के बता दें ताकि आपको ये याद हो जाए। सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 183। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है कौन सा है? टीएटी, APGAR स्केल, WISC स्केल या फिर TTCT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, WISC स्केल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 184 और हमारा प्रश्न कहता है कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियत निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना या उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो जो ठीक है, जो पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है? तो ये कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 185। ठीक है, चलिए शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? कहाँ से? शरीर के शीर्ष भाग से शरीर के नीचे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सी, पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम या फिर न्यूनतम अनुक्रम। तो क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? शीर पदाभिमुख अभिक्रम, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 186। देखते हैं, प्रश्न है कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्य का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया गया है? ऑप्शन है जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि या फिर समजातीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन अध्ययन विधि, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 187 है, क्या है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे उस चिंतन का विकास होता है जो अनुक्रमणिकता होती है? संवेदी प्रेरक, पाक नहीं है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो किस में होती है? तो ये होती है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पूर्व लिखा है, पूर्व को प्राक कर दिया गया था, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु, ये अस्थायित्व लिखा हुआ है, वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था पियाजे साहब ने। ठीक है, ऑप्शन ए। ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या फिर वस्तु अस्थायित्व? तो क्या नाम दिया था उन्होंने? तो उन्होंने नाम दिया है सजीव चिंतन नाम दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 190। प्रश्न है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब ये विस्फोटक और तनाव में होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था? तो कौन सा सबसे तनाव वाला काल होता है? सबसे तनाव वाला काल होता है ऑप्शन ए किशोरावस्था। ठीक है, बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं तो सबसे तनाव में होते हैं, सबसे गर्म मिजाज के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 191 कि बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है कौन सा? खेल का मैदान, समुदाय, प्राकृतिक जगत या फिर प्रयोगशाला? तो क्या है उनके खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो ये होता है ऑप्शन ए खेल का मैदान। बच्चे खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा विकास करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 192। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यकाल, प्रौढ़काल या फिर किशोरावस्था? तो बालक सबसे ज़्यादा कब संवेग से घिरा रहता है? ये घिरा रहता है किशोरावस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 193। ये 193 नहीं है, लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, ये नंबरिंग गलती हो गया था प्रश्न का, कोई बात नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंश, वातावरण, वंश और वातावरण दोनों, और शिक्षा? तो बालक के विकास से नहीं है, यहाँ में होगा। बालक के विकास में वंश एवं वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि मनोविज्ञान में, ठीक है, सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है समाज में प्रतिष्ठा स्थान बनाना, प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास करना, सामाजिक समूह बनाना, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो यह है समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंध। ये भी सही है। मनोविज्ञान सामाजिक विकास से क्या होगा? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 194 का ऑप्शन डी। ठीक है, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सामूहिक समूह बनाना ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 195। ये सिर्फ नंबरिंग के लिए, हम 200 से ज़्यादा प्रश्न अभी पार कर चुके हैं। ठीक है, विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीयकरण, समायोजन या अनुकूलन? समायोजन, आत्मीकरण या अनुकूलन? अनुकूलन, समायोजन या आत्मीकरण? अनुकूलन, आत्मीकरण या समायोजन? तो क्या होगा? तो सबसे पहला होगा कि आत्मीकरण होगा, फिर समायोजन, फिर अनुकूलन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मीकरण, समायोजन और फिर अनुकूलन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, प्रशिक्षण के अवसरों को भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है, या फिर आयु व स्वास्थ्य में असमानता होती है? तो क्या होती है? तो उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग योग्यता होती है, इसके कारण ही बालक में संज्ञान में भिन्नता होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा कि अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या सार्वधारण? ठीक है, तो क्या इसमें पियाजे का एक कौन सा, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, उसमें उन्होंने 5-6 चीज़ों पर जोर दिया था। तो किस पे? उन्होंने नए पदार्थ का आत्मीकरण पे जोर दिया था, समायोजन, साम्यधारण,
इन सभी चीज़ों पे, स्कीमा, विकेंद्रीकरण, स्कीम्स, इन सभी चीज़ों पे जोर दिया था। किस पे जोर नहीं दिया था? पूर्व ज्ञान पे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चूंकि नहीं बोला पूछ रहा है इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न करेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालक में तर्क की क्षमता को विकसित करने के लिए हम संदर्भ बदलते हुए, परिप्रेक्ष्य बदलते हुए उससे प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पे, ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पे, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पे, या विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पे। यानी मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग की, कि बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखे, ये उन्होंने उस पर बल दिया था। अगला प्रश्न है मेरा, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैंस प्रकट करती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो आत्मसम्मान का सबसे ज़्यादा गुण बच्चे कब प्रदर्शित करते हैं? तो वो करते हैं किशोरावस्था में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, 2 पेज में चला गया इसलिए ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा काफ़ी हद तक अशाब्दिक है, समझदारी की जानकारी के साथ उद्देश्यपूर्ण आंदोलनों का समन्वय करना सीख रहा है और वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा को विकसित कर रहा है। बच्चा पियाजे के किस चरण में है? ठीक है, तो बच्चा पियाजे के किस चरण में? तो जब क्या है, वस्तु अस्थायित्व का गुण हमने कितनी बार चर्चा किया है, तो क्या होगा? इंद्रिय गामक, शैशवावस्था, या फिर इंद्रिय जनित? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, उसी को कहते हैं शैशवावस्था, उसी को कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा एक वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है, संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने किया, सेम क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहा जाता है? अस्मिता, स्कीमा, धारणा, या फिर आवास? तो जिसको संशोधित यानी बदल सकते हैं वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं छोटा करूँ, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो इसका अब देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम कौन सा है? इंद्रिय गामक अवस्था बिल्कुल है, ठोस परिचालन औपचारिक नहीं है, पूर्व चालन नहीं है, इंद्रिय गामक अवस्था, परिचालन, पूर्व परिचालन और औपचारिक परिचालन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न कि औपचारिक, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं जूम, कि औपचारिक संचालन के चरण के दौरान बच्चे शुरू होते हैं, समय, स्थान और संख्या की अवधारणा को सटीक उपयोग करना जानते हैं नहीं, मुख्य रूप से ठोस वस्तुओं या वस्तुओं के बारे में जानते हैं नहीं, वस्तु अस्थायित्व की धारणा को विकसित करते हैं, और अमूर्त सिद्धांतों काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोचने के लिए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसमें? औपचारिक संचालन के चरण के दौरान, यानी 11 से आगे की अवस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या यानी एनसीएफ से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायक की भूमिका है, अनुमति परक की भूमिका है, सुविधादाता या सत्तावादी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, एक सुविधादाता। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक एक सुविधादाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है क्या? प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ये तो है, लेकिन इससे भी बेटर क्या हो सकता है? आगे देखते हैं, बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता विकसित करना, ये सबसे सटीक आंसर है, और 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान एक बच्चा सबसे अच्छा सीखता है, किससे सीखता है? इंद्रियों का उपयोग करके। ऑप्शन एक ही इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए के साथ ही चला जाएगा। चलिए अगला भी प्रश्न है क्या, कि पियाजे के अनुसार बच्चा एक वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। ये हमने इस सेशन में हमने बहुत बार ये प्रश्न किया है, वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में किस एज में होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही, यहाँ डी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा, ये रिपीट हो गया लेकिन आंसर दूसरा लिखा गया है। ठीक है, अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है बच्चों की अधिगम की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल है। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, ये भी है। खोज अधिगम, ये भी। कौन सा है? मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, ये डी इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसे बेहतर भी बनाता है। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? ये रखा गया है वाइगोस्की साहब द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बच्चों को अवधारणा गठन के संबंध में सही है? तो क्या हो जाएगा? अवधारणा विकास एक निर्धारित पैटर्न है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं तक था हमारा प्रश्न। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। सब्सक्राइब बेल के बगल में एक बटन है, ठीक है, उसे प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टीचर्स अकेडमी सीटेट स्पेशल क्लास मोती चौक सरैया मुजफ्फरपुर बिहार में चलता है, और यूट्यूब चैनल है एग्जाम द्वारा के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।